जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां देश नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब कोई राष्ट्रगान नहीं जिस पर हम गर्व कर सकें, फहराने के लिए कोई झंडा नहीं है। सच में आज के समय में ये सोचना भी बहुत अजीब लगता है। है ना? चारों ओर बस अलग अलग राजाओं के साम्राज्य हैं, और उनकी सीमाएं भी राजाओं की शादियों और युद्धों के हिसाब से बस रोज बदल रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज हमारे लिए एक पक्के राष्ट्र या देश का होना सूरज उगने जितना ही नॉर्मल है। एकदम सही कहा। लेकिन ये जो राष्ट्रवाद है ना, ये कोई आसमान से नहीं टपका है। आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण यानी डीप डाइव का विषय यही है। हाँ, और आज हम जिस शानदार सोर्स मटेरियल पर चर्चा कर रहे हैं, वो ये खोलकर समझाता है कि यूरोप में छोटे-छोटे साम्राज्यों की जगह इन आधुनिक देशों ने कैसे ली। एग्जैक्टली इसके पीछे खूनी क्रांतियां, कुछ गुप्त संगठन और कूटनीति के बेहद शातिर खेल रहे हैं। तो चलिए इतिहास के उन पन्नों में चलते हैं जहां से इस आधुनिक दुनिया के नक्शे की रूपरेखा तैयार हुई। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें 1848 की एक बहुत ही मशहूर पेंटिंग को देखना होगा। अच्छा, कौन सी पेंटिंग? ये एक फ्रांसीसी कलाकार थे, फ्रेडरिक शोरिया। हम्म, अम, उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसने ना बेसिकली इस पूरे आंदोलन का विजन सेट कर दिया था। हाँ, मुझे याद आ रहा है। उस पेंटिंग की सबसे खास बात यह है कि वो सिर्फ एक कलाकृति नहीं लगती, मतलब वो एक पूरा पॉलिटिकल मैनिफेस्टो लगता है। एकदम सही। उस दौर में जब यूरोप सिर्फ राजाओं की जागीर हुआ करता था, शौर्या ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर दी थी जो उस समय लगभग असंभव था। उसमें वो स्वतंत्रता की एक प्रतिमा है ना, जिसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है जो अंधेरे को चीर रही है। हाँ, और दूसरे हाथ में इंसानी अधिकारों का घोषणा पत्र है, और ऊपर आसमान से ईसा मसीह और फरिश्ते आशीर्वाद दे रहे हैं। और सबसे पावरफुल विजुअल तो वो है जहां जमीन पर निरंकुश राजाओं के मुकुट टूटकर बिखरे पड़े हैं। मतलब कलाकार पहले ही भांप लेते हैं कि क्या तूफान आने वाला है। बिल्कुल। और धरातल पर इस तूफान की सबसे पहली और सबसे बड़ी शुरुआत हुई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। ओहो, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहां से सब कुछ पलट गया। हाँ, फ्रांस में राजा लुई 16वें का शासन था, और बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो एक अयोग्य राजा था। असल में पूरा का पूरा सिस्टम ही अंदर से एकदम सड़ चुका था। मतलब अमीर लोग और पादरी मजे कर रहे थे और आम जनता पिस रही थी। एग्जैक्टली। जो कुलीन वर्ग था, वो कोई टैक्स नहीं देता था। सारा आर्थिक बोझ आम जनता, किसानों और मजदूरों पर था। उनका भयानक शोषण होता था, बंधुआ मजदूरों की तरह रखा जाता था। तो ये तो एक ऐसा प्रेशर कुकर था जिसका फटना तय ही था। बिल्कुल। मतलब जब एक बड़ा वर्ग लगातार भूखा मर रहा हो और कुछ लोग महल में पार्टियां कर रहे हो, तो विद्रोह तो होगा ही। और जब ये विद्रोह हुआ तो इसने सिर्फ राजा को नहीं हटाया, इसने पहचान का पूरा ढांचा ही बदल दिया। क्रांति के बाद पढ़े लिखे मध्यम वर्ग ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। हाँ, और रातों रात सदियों पुरानी व्यवस्था को पलट दिया। सही कहा। प्रजा यानी सब्जेक्ट्स की जगह अब नागरिक शब्द का इस्तेमाल होने लगा। पितृभूमि का विचार लाया गया। इसका ना मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा रहा होगा। पहले आप सिर्फ एक राजा की संपत्ति थे, अब आप एक देश के समान हिस्सेदार हैं। बिल्कुल। जैकोबियन क्लब बने, नेशनल असेंबली का गठन हुआ। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी बेहद सख्त और अत्याचारी वार्डन वाले हॉस्टल के छात्रों ने अचानक विद्रोह कर दिया हो हाँ, एकदम वैसा ही। और अपना खुद का एक लोकतांत्रिक स्टूडेंट काउंसिल बना लिया हो। वे लोग बेसिकली एक राष्ट्र बनाने का पूरा टूलकिट तैयार कर रहे थे। सही कह रहे हैं। एक देश सिर्फ जमीन से तो बनता नहीं है, जी। साझी चीजें चाहिए होती हैं। उन्होंने अपना एक नया तिरंगा झंडा चुना। और पेरिस की फ्रेंच भाषा को पूरे देश की राष्ट्रभाषा बना दिया ताकि लोग खुद को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करें। यहाँ तक कि नापतौल की व्यवस्था भी पूरी देश में एक जैसी कर दी गई, जो कि आर्थिक एकता के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन ये जो नई आज़ादी थी, क्या ये टिक पाई? क्योंकि मुझे लगता है कोई नया बॉस कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार था। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति का ये जो रिपब्लिकन हनीमून था ना, ये ज्यादा दिन टिका नहीं। नेपोलियन। एग्जैक्टली। 1799 आते आते व्यवस्था लड़खड़ाने लगी, और इसी का फायदा उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसने फिर से तानाशाही स्थापित कर दी। या ना, मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब फ्रांस के लोगों ने एक तानाशाह राजा को हटाया ताकि लोकतंत्र आ सके, हाँ, और महज कुछ सालों बाद उन्होंने नेपोलियन जैसे एक मिलिट्री डिक्टेटर को अपना सम्राट मान लिया। क्या ये क्रांति की हार नहीं थी?
ऊपरी तौर पर देखने में ये एक बहुत बड़ा यू टर्न लगता है, लेकिन नेपोलियन का जो प्रभाव था वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। वो कैसे? वो तानाशाह जरूर था, लेकिन एक आधुनिक सोच वाला तानाशाह था। 1804 में वो नेपोलियन कोड लेके आया। अच्छा, नेपोलियन कोड। हाँ, और इस कोड ने वो काम किया जो शायद एक कमजोर लोकतांत्रिक सरकार कभी नहीं कर पाती। उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार एक झटके में खत्म कर दिए। ओह, यानी राजा का बेटा अब राजा नहीं रहेगा और कानून एक अमीर सामंत और एक गरीब किसान के लिए एक जैसा होगा। बिल्कुल। इतना ही नहीं, उसने भूदास्ता यानी सरफड़म खत्म कर दी। यातायात और संचार व्यवस्था में इतने सुधार किए कि व्यापार करना एकदम आसान हो गया। तो मतलब भले ही उसने राजनीतिक आज़ादी छीन ली हो, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर उसने समानता ला दी। हाँ, और जब नेपोलियन की सेनाएं यूरोप के दूसरे देशों में घुसीं, तो वे सिर्फ हथियार नहीं ले गईं। वे ये नए कानून और राष्ट्रवाद का विचार भी साथ ले गईं। ये तो ऐसा हुआ कि नेपोलियन एक ऐसा तानाशाह था जिसने अनजाने में ही पूरे यूरोप में लोकतंत्र और आधुनिकता का होमवर्क बांट दिया। हाँ, बहुत सही एनालॉजी है। लेकिन राष्ट्रवाद पनपने के पीछे सिर्फ कानून नहीं थे, अर्थशास्त्र का भी बड़ा रोल था। वो कैसे? 1834 में प्रशा यानी पर्शिया की पहल पर शुरू हुआ ज़ोलराइन नाम का आर्थिक प्रयोग। ये बहुत अहम है। ज़ोलराइन, ये कोई टैक्स से जुड़ी चीज थी क्या? हाँ, ये असल में एक शुल्क संघ यानी कस्टम यूनियन था। उस समय का यूरोप कल्पना से भी ज्यादा बटा हुआ था। सिर्फ जर्मन इलाकों में ही 39 छोटे-छोटे राज्य थे। बाप रे, 39 राज्य। सोचिए, अगर कोई व्यापारी न्यूरेमबर्ग से हैम्बर्ग माल बेचने जाता, तो उसे रास्ते में दर्जनों अलग-अलग सीमा शुल्क पार करने पड़ते, हर जगह टैक्स देना पड़ता। और मुझे याद आ रहा है कि उस समय यूरोप में 30 से ज्यादा अलग अलग मुद्राएं चलती थी। मतलब आप थोड़ा आगे गए और आपके पैसे की कीमत ही खत्म। ये तो किसी बुरे सपने जैसा होगा। एकदम। इसी नाकेबंदी को ज़ोलराइन ने खत्म किया। इस संघ ने इन 39 राज्यों के बीच के सारे टैक्स हटा दिए और जो 30 से ज्यादा मुद्राएं थी ना, हाँ, उन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा रिफॉर्म था। बिल्कुल। जब माल बिना रोक टोक राज्यों के बीच जाने लगा, तो लोगों का मिलना जुलना बढ़ा। आर्थिक हितों ने बटे हुए राज्यों को एक साथ बांध दिया। यानी पैसे और व्यापार ने लोगों को समझा दिया कि अलग रहने में सबका नुकसान है। इसी समय औद्योगिक क्रांति भी तेजी पर थी। एक नया पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग पैदा हो रहा था। व्यापारी, प्रोफेसर, क्लर्क। और इसी वर्ग ने उदारवादी या लिबरलिज्म की मांग शुरू की होगी। एग्जैक्टली। उन्हें बाजार की आजादी चाहिए थी और इंसान की भी। लेकिन इस बढ़ते उदारवाद और नेपोलियन की नीतियों से पुराने राजा डरने लगे। डरेंगे ही ना, उनकी तो कुर्सी खतरे में आ गई होगी। हाँ, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया के राजाओं को साफ दिखा कि अगर नेपोलियन चलता रहा तो उनका राजपाट खत्म। इसलिए सबने मिलके 1815 के वॉटरलू युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया। और नेपोलियन को हराने के बाद इन विजयी राजाओं ने जो किया, वो तो इतिहास के सबसे बड़े रिग्रेसिव कदमों में से एक लगता है। बिल्कुल। उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक बैठक की, जिसे 1815 की वियना संधि कहा जाता है। इसका मकसद तो बस इतिहास की घड़ी को घुमाकर वापस 1789 से पहले ले जाना था, है ना? एकदम सही। और इस पूरी योजना का मास्टरमाइंड था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। वो राजशाही का कट्टर समर्थक था। तो उसने फ्रांस में वापस उसी बर्बो वंश को बिठा दिया जिसे क्रांति में हटाया गया था। हाँ, नेपोलियन के सारे बदलाव पलट दिए गए। फ्रांस आगे फैल न सके, इसके लिए उसकी सीमाओं पर नए राज्य बना दिए गए। लेकिन विचारों को तो आप सीमाओं में कैद नहीं कर सकते ना। जिन लोगों ने आज़ादी की हवा चख ली हो, वो गुलामी कैसे बर्दाश्त करेंगे? यही तो बात है। मेटरनिक ने बहुत सख्त सेंसरशिप लगा दी। अखबारों और किताबों पर पाबंदी लगा दी ताकि कोई राजशाही के खिलाफ न लिखे। और जब आवाज को ऐसे दबाया जाता है तो वो अंडरग्राउंड हो जाती है। मुझे लगता है यहीं से उन गुप्त संगठनों का जन्म हुआ होगा। एग्जैक्टली। पुलिस से छिपकर, भूमिगत होकर ये लोग क्रांतियों की योजनाएं बनाने लगे। इनमें सबसे बड़ा नाम था ग्यूसेप मैत्सीनी। अच्छा, मैत्सीनी, जो इटली से थे? हाँ, 1807 में जेनोवा में उनका जन्म हुआ था और वो 23 साल की उम्र में ही इटली को एक करने का सपना देख रहे थे।
तो उनका मानना था ना कि ईश्वर ने राष्ट्रों को प्राकृतिक इकाई बनाया है। हाँ, उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठन भी बनाए थे। बिल्कुल। अगर आज के समय से तुलना करें तो ये आधुनिक युग के एन्क्रिप्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स या डार्क वेब मंचों की तरह लगता है, जहां विद्रोही सत्ता से छिपकर जुड़ रहे थे। हाँ, एकदम परफेक्ट तुलना है। मैत्सीनी का विजन इतना पावरफुल था कि मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया था। मेटरनिक को डर था कि ये लोग उसकी वियना संधि वाली रूढ़िवादी व्यवस्था को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देंगे। और इसका ये डर सच भी साबित हुआ। 1830 में फ्रांस में फिर से एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे जुलाई क्रांति कहते हैं। मतलब लोगों ने वियना संधि वाले राजा को फिर उखाड़ फेंका। हाँ, चार्ल्स दशम को हटाकर लुई फिलिप को संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष बना दिया। और मुझे याद है इसी समय मेटरनिक ने अपना वो मशहूर डायलॉग मारा था, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। हाँ, क्या बात है। हाँ, क्योंकि फ्रांस की देखा देखी पूरे यूरोप में क्रांतियां होने लगी थीं। ब्रुसेल्स में विद्रोह हुआ और बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। और इसका असर तो यूनान यानी ग्रीस तक भी पहुंचा था ना, जो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। बिल्कुल, यूनान को तो यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। 1821 में उन्होंने संघर्ष शुरू किया और फाइनली 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि से आजाद हुए। लेकिन इस सब में एक चीज बड़ी दिलचस्प है, ये सारी क्रांतियां सिर्फ बंदूकों और संधियों से नहीं हो रही थीं, इसमें कला और भावनाओं का भी रोल था। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीति नहीं है, इसे लोगों की आत्मा में उतरना होता है। और ये काम किया रोमानीवाद या रोमांटिसिज्म ने। मतलब विज्ञान और तर्क की जगह भावनाओं पर जोर। एग्जैक्टली। रोमानी कलाकारों का मानना था कि देश गणित के फॉर्मूले से नहीं, बल्कि साझा संस्कृति, दर्द और कहानियों से बनता है। हाँ, जैसे कोई भावुक कविता या स्थानीय लोकगीत लोगों को किसी भी राजनीतिक भाषण से ज्यादा तेजी से जोड़ सकता है। बिल्कुल। और इसमें भाषा सबसे बड़ा हथियार बनी। पोलैंड का ही उदाहरण लीजिए। रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने उसे आपस में बांट लिया था। उसका नक्शा ही गायब हो गया था। बाप रे, फिर उन्होंने अपनी पहचान कैसे बचाई? भाषा से। रूसियों ने पोलिश भाषा पर पाबंदी लगा दी और रूसी भाषा थोपी। लेकिन पोलैंड के पादरियों ने जिद करके चर्च में पोलिश भाषा का ही इस्तेमाल किया। ये भाषा उनका सबसे बड़ा विद्रोह बन गई। ये तो बहुत पावरफुल बात है। मतलब जब जमीन छिन जाए तो आपकी भाषा ही आपका देश बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब ये रोमानी जज्बात जमीनी हकीकत यानी भुखमरी से टकराते हैं तो हालात बेकाबू हो जाते हैं। 1848 आते आते यूरोप में भारी बेरोजगारी और भुखमरी थी। हाँ, आबादी बेतहाशा बढ़ रही थी और मशीनों ने कारीगरों का काम छीन लिया था। इसी गरीबी ने फ्रांस में एक बार फिर तख्ता पलट कर दिया। पेरिस के भूखे लोग सड़कों पर उतर आए। राजा लुई फिलिप को भागना पड़ा और फ्रांस वापस एक गणतंत्र बन गया, जहां सबको रोजगार की गारंटी मिली और 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को वोट का अधिकार मिला। जी। पर यहाँ एक बात खटकती है, इतनी बड़ी क्रांतियों के बाद भी महिलाओं को वोट देने का हक नहीं दिया गया। ये उस समय की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। समानता के नारे तो लगे, लेकिन आधी आबादी को अधिकारों से दूर रखा गया। खैर, फ्रांस की इस उथल-पुथल ने जर्मनी और इटली जैसे बटे हुए इलाकों में आग में घी का काम किया। पर जर्मनी का जो एकीकरण हुआ वो रोमानी कविताओं से नहीं हुआ था। वहां तो कहानी पूरी तरह एक खूंखार रणनीति की थी। इसे रियल पॉलिटिक कहते हैं। उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी था ना। एकदम। बिस्मार्क कोई रोमानी क्रांतिकारी नहीं था। उसका साफ मानना था कि बड़ी समस्याओं का समाधान भाषणों से नहीं, खून और लोहे की नीति से होगा। ब्लड एंड आयरन। उसने अपनी सेना मजबूत की और शतरंज के खिलाड़ी की तरह चालें चली। हाँ, उसने जानबूझकर ऐसे हालात बनाए कि 7 साल के भीतर उसे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध लड़ने पड़े। और मजे की बात देखिए, हर बार प्रशा एक रक्षक नजर आया, हमलावर नहीं। ये तो सच में गजब की चालाकी थी। और 1870 में जब उसने फ्रांस को हराया तो बाकी जर्मन राज्यों में भी गजब का राष्ट्रवाद जाग गया। बिल्कुल। जो राज्य पहले प्रशा से डरते थे वो भी साथ आ गए। और फाइनली जनवरी 1871 में वर्साई के महल में एक एकीकृत जर्मनी की घोषणा हो गई। लेकिन बिस्मार्क की इस खून और लोहे की नीति का एक बहुत डार्क साइड भी है। क्या? उसने जर्मनी को एक तो कर दिया, लेकिन इसके लिए उसने जिस सैन्यवाद या मिलिट्रिज्म का
इस्तेमाल किया, उसी ने आगे चलकर यूरोप को प्रथम विश्व युद्ध की भयानक आग में झोंक दिया। ये तो है, ताकत के दम पर पनपा राष्ट्रवाद बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और इसके ठीक विपरीत अगर हम इटली को देखें तो वहां की कहानी एकदम अलग है। वहां बिस्मार्क जैसा कोई एक तानाशाह नहीं था। सही कहा, इटली का एकीकरण 3 अलग-अलग विचारधाराओं के लोगों के साथ आने की कहानी है। इटली 7 राज्यों में बटा था, उत्तर में ऑस्ट्रिया, बीच में पोप और दक्षिण में स्पेन के राजा। तो इसे एक कैसे किया गया? वैचारिक ढांचा तो मैत्सिनी ने अपने गुप्त संगठनों से बनाया, लेकिन असल राजनीतिक चाल चली सार्दिनिया पीडमोंट के प्रधानमंत्री कावूर ने। कावूर ने कूटनीति का इस्तेमाल किया ना, फ्रांस के साथ संधि करके। हाँ, फ्रांस के समर्थन से उसने 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया, लेकिन दक्षिण इटली अभी बाकी था और वहां जरूरत थी जमीनी लड़ाई की। यहीं आते हैं जुजेप्पे गारिबाल्डी। अरे हाँ, गैरिबाल्डी और उनके रेड शर्ट्स वाले स्वयंसेवक। एग्जैक्टली। वे दक्षिण इटली में घुसे, किसानों का समर्थन लिया और स्पेन के शासकों को खदेड़ दिया। इस तरह मैत्सिनी का विजन, कावूर की कूटनीति और गैरिबाल्डी की तलवार ने मिलकर 1861 में इटली का एकीकरण पूरा किया। ये देखना अद्भुत है कि फ्रांस, जर्मनी और इटली ने खून बहाकर लड़कर खुद को राष्ट्र बनाया। लेकिन जब हम समुद्र पार करके ब्रिटेन की तरफ देखते हैं, वहां की कहानी बिल्कुल पलट जाती है। वहां कोई अचानक क्रांति नहीं हुई है। ऐसा लगता है जैसे किसी ठंडे और निर्दयी कॉर्पोरेट मर्जर की कहानी हो। बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ब्रिटेन का राष्ट्रवाद सोची समझी प्रक्रिया थी। वहां 4 अलग पहचान वाले लोग थे, अंग्रेज, वेल्श, स्कॉटिश और आयरिश। और अंग्रेजों के पास सबसे ज्यादा पैसा और ताकत थी। और जब किसी एक समूह के पास बेतहाशा ताकत आती है तो वो दूसरों को मिटाना शुरू कर देता है। बिल्कुल। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ, जिससे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बने। लेकिन ये बराबरी का समझौता नहीं था। ये तो इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर एक तरह से कब्जा था। उन्होंने स्कॉटलैंड की संस्कृति को कुचलना शुरू कर दिया ना। हाँ, स्कॉटिश लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने तक की मनाही थी। अपनी पारंपरिक राष्ट्रीय पोशाक पहनने से रोक दिया गया। कई लोगों को देश से निकाल दिया गया। बाप रे। और यही क्रूर तरीका उन्होंने आयरलैंड के साथ भी अपनाया, जिसे 1801 में बलपूर्वक मिला लिया गया। एग्जैक्टली। ब्रिटेन ने एक कृत्रिम पहचान घड़ी, नया झंडा थोपा, यूनियन जैक, नया राष्ट्रगान थोपा, अंग्रेजी भाषा को जबरदस्ती हावी कर दिया। ये एक ऐसा राष्ट्रवाद था जो जोड़ने के लिए नहीं, दूसरों को दबाने के लिए था। लेकिन एक सवाल उठता है। क्या? जब एक नया देश बनता है तो आप लोगों को उस देश से प्यार करना कैसे सिखाते हैं? किसी जमीन के टुकड़े से कोई भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ सकता है? इसके लिए कलाकारों ने एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला था, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। लोगों को एक अमूर्त विचार समझाने के लिए उसे एक चेहरा दिया गया। अच्छा, जैसे भारत में हम भारत माता की तस्वीर देखकर देशभक्ति महसूस करते हैं। एकदम परफेक्ट उदाहरण। फ्रांस ने अपने राष्ट्र को मारियान का रूप दिया। उसे लाल टोपी और तिरंगे के साथ चौराहेों पर लगा दिया गया, ताकि लोग हर दिन उसे देखकर आजादी महसूस करें। और जर्मनी का रूपक तो काफी आक्रामक था ना, जर्मेनिया। हाँ, जर्मेनिया को बलूत यानी ओक के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया, जो वीरता का प्रतीक है। उसके हाथ में एक तलवार थी जिस पर लिखा था, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। मतलब ये सिर्फ मूर्तियां नहीं थी, ये लोगों के दिमाग में राष्ट्रवाद भरने के मनोवैज्ञानिक हथियार थे। बिल्कुल। हो जाती है कि यूरोप का ये जो मौजूदा नक्शा है, ये कोई प्राकृतिक देन नहीं है। हाँ, इसे रोमानी कल्पनाओं, बिस्मार्क जैसे नेताओं की खून खराबे वाली कूटनीति और क्रांतियों ने उकेरा है। और ये भी दिखा कि राष्ट्रवाद एक दुधारी तलवार है। सही कहा। एक तरफ इसने बिखरे हुए लोगों को एक मजबूत देश बनाने की ताकत दी, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे इसी राष्ट्रवाद के नाम पर ब्रिटेन ने स्कॉटिश और आयरिश संस्कृतियों को कुचल दिया और जर्मनी के सैन्यवाद ने महायुद्धों की नींव रख दी। बिल्कुल। इतिहास हमें सिर्फ पीछे देखना नहीं सिखाता, आगे के लिए आगाह भी करता है। तो आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार आप सभी सुनने वालों के लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ। हमने देखा कि 19वीं सदी में लोगों को जोड़ने के लिए झंडे, राष्ट्रगान, मारियान और जर्मेनिया जैसे भौतिक प्रतीकों का सहारा लिया गया। लेकिन आज हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं जहां इंटरनेट ने जमीन की सीमाओं को बहुत धुंधला कर दिया है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। तो जरा सोचिए, आज के समय में वो कौन से नए विचार
या डिजिटल प्रतीक हैं जो हमें किसी एक समूह या देश से जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं? क्या भविष्य में हमारी ये डिजिटल पहचान हमारी पुरानी भौगोलिक देशभक्ति की परिभाषा को पूरी तरह बदल देगी? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इतिहास के ऐसे ही किसी और गहरे विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।